नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का न्यूज रूम से। आपको खबरों की हर हलचल पर हम अपडेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगले 1 घंटे में वो कौन से हैं इंडिया के 4 सवाल जिन पर आज कार्यक्रम आधारित रहेगा, सबसे पहले इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं, पहला सवाल जिस पर आज बात होगी राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। जेनजी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट कर दिया है, आखिर उस पर क्यों बीजेपी आक्रामक है, क्यों उन पर यह बात हो रही है कि क्या वो गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं, इसका होगा एनालिसिस। दूसरा सवाल, लोग डूब रहे थे तो वो टूरिज्म कर रहे थे। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एनडीटीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसे ही आरोप लगाए हैं। तीसरा सवाल, क्या पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आतंकी यासिन को बोला था थैंक यू। एनडीटीवी ने आतंकी यासिन मलिक के एक हलफनामे का खुलासा किया है। क्यों इस हलफनामे को विस्फोटक कहा जा रहा है, आपको यह भी बताएंगे। और चौथा सवाल बेहद खास, क्या इटावा में खाकी ने किया अपहरण, क्यों आधी रात को पुलिस वाले अस्पताल में घुसे और एक डॉक्टर को उठाकर ले गए, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। तो ये सभी खबरें आपको आगे हम दिखाएंगे, लेकिन आइए शुरुआत जिस बात से हम करते हैं। 23 घंटे पहले एक ट्वीट राहुल गांधी करते हैं, एक्स पर वो ये पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, देश के संविधान को बचाएंगे कौन कौन, छात्र, युवा, और साथ में एक और शब्द लिखा, जेनजी। अब देखिए, जेनजी शब्द इन दिनों जिस तरह से सुर्खियों में है, उसके केंद्र में नेपाल का जेनजी आंदोलन है। और जिस समय राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो छात्रों और युवाओं के साथ खड़े रहेंगे, तो बीजेपी ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या वो नेपाल जैसे आंदोलन से इंस्पिरेशन लेकर भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। वैसे तो जेनजी शब्द बहुत पुराना है, लेकिन बीते 8 सितंबर को जब नेपाल में क्रांति हुई तो ये शब्द पूरी दुनिया में सुर्खियों की तरह छा गया। कई लोगों ने न सिर्फ पहली बार जेनजी शब्द को सुना, बल्कि जेनजी की ताकत भी देखी। कैसे युवाओं की फौज ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। मामला बढ़ा तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जेनजी मारे जाएंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने इनको हराया है लाखों वोट से, और जिनके साथ चुनाव में गए थे राहुल गांधी, उनके घर जला दिए जाएंगे। तो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी, नेता विरोधी दल पूर्व मुख्यमंत्री के घर जलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? अगर सरकार में जरा भी नैतिक साहस है तो मुकदमा कायम करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। सबसे ज्यादा अगर वोटों पर किसी के डाका पड़ रहा है तो वो नई पीढ़ी के डाका पड़ रहा है, जिसको आप जेनजी कहते हैं। तो आज की डेट में उसके अधिकार को छीना जा रहा है। जो नौजवान के अधिकार को छीना जा रहा है, नौजवान अपना अधिकार, अपना हक लड़ कर लेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भारत की जेनजी राहुल गांधी की सुनेगी या भारत की जेनजी बीजेपी की सुनेगी? भारत के युवा मतदाता क्या करेंगे? वोट चोरी का मुद्दा कितना वास्तविक है? सवाल कई हैं, लेकिन जिस जेनजी का जिक्र राहुल गांधी ने किया है वो कांग्रेस के साथ कितना जुड़ेगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल राहुल के जेनजी वाले ट्वीट पर बहस चल रही थी कि उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। कल राहुल ने वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए थे।
उसी का एक क्लिप ट्विटर पर डाला और फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। राहुल गांधी वोटों की चोरी को लेकर एक के बाद एक कई हमले कर रहे हैं। चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि अगर आरोपों में दम है तो हलफनामा दे। इलेक्शन कमीशन राहुल के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो वोट चोरी उनका प्रमुख मुद्दा रहा। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक वो कर चुके हैं इस विषय पर, और ये वो ट्वीट है जो उन्होंने किया जिसमें वो देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी को इसमें मैंने लाल रंग से हाईलाइट भी इसलिए किया है क्योंकि इसी शब्द पर सबसे ज्यादा आपत्ति है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। उनका यह कहना है कि क्या आप जेनजी को भड़का रहे हैं, आप युवाओं के साथ खड़े हैं, तो जेनजी शब्द को लेकर जिस तरह की टिप्पणी आप कर रहे हैं उसका इंपैक्ट जमीन पर क्या जाएगा, ये सवाल है। तो आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी के और नेताओं के राहुल गांधी के ट्वीट पर जो रिएक्शंस आज दिन भर में आए। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। राहुल गांधी और कोई भी हो, चुनाव बार बार हारने के बाद अपना कमजोरी को छुपा करके सिस्टम को ही अगर गाली देंगे कोई मानेगा नहीं। देश आज अलग बदल चुके हैं, देश का मिजाज बदल चुके हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसको जांच के लिए दिया, आज तक जांच पूरा नहीं किया। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं, देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के, ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए, और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो एक तरफ वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं, लेकिन बिहार चुनाव में तो उन्होंने लगातार इसके लिए यात्रा भी निकाली। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में एक और ऐसा शब्द है जो पुराने दौर से निकलकर आज के वक्त में आ गया, भूरा बाल। जब 4 दिन पहले बाहुबली आनंद मोहन ने बयान दिया और कहा कि भूरा बाल तय करेगा कि क्या सरकार बनेगी, कौन सी सरकार बिहार में बनेगी, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो अपने बयान से पलट गए और कैसे यू टर्न लिया, जरा ये भी देखिए। लेकिन 45 मिनट के भाषण का सिर्फ 45 सेकेंड निकाला गया और वो चलाया गया कि किस संदर्भ में कहा गया। ये बिहार के बाहुबली नेता हैं, नाम है आनंद मोहन। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते बोलते ये कह गए कि बिहार में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा।
मामला तूल पकड़ा तो 4 दिन बाद सफाई देने लगे। पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, आपको दोनों बयान सुनाते हैं। आज भी कह रहा है, मंगीलाल मंडल के उस बयान को पढ़ा, आज भी कह रहा है भूरा बाल साफ करो, याद है ना, इस मंत्र को लेकर गाँव गाँव जाओ। साथियों मित्रों, भूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवर्ण सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। लेकिन 45 मिनट के भाषण का सिर्फ 45 सेकेंड निकाला गया और वो चलाया गया कि किस संदर्भ में कहा गया। एनडीटीवी से बातचीत में आनंद मोहन ने कहा कि राहुल और तेजस्वी की यात्रा के दौरान लगातार भूरा बाल का जिक्र हो रहा था। एक तरफ जब कुछ जातियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इस पर प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो ये इसकी प्रतिक्रिया तो होनी थी। लोगों में जो ये बुरा लग रहा था कि लगातार आप बेवजह गालियां दे रहे हैं ना, किसी को भी, किसी कमजोर से कमजोर जाति को, व्यक्ति को हमारा संविधान समाप्त और सफाया करने का कहीं से इजाजत नहीं देता। आनंद मोहन ने तो पहले सफाई दी, लेकिन फिर कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं। बोले जब सवर्णों की राजनीति होती थी तो पिछड़े किंग मेकर थे, अब पिछड़ों की राजनीति हो रही है तो 10% मायने रखता है। मैंने जो कहा आज भी कायम हूं। यही तो हमने कहा कि कभी जब सवर्णों की राजनीति होती थी तो पिछड़े किंग मेकर थे, दलित किंग मेकर थे। आज जब अवर्णों की राजनीति हो रही है, जब पिछड़े और दलितों की राजनीति हो रही है, तब 10% माने रखता है। बिहार में सवर्णों की आबादी 10%। चुनाव से पहले सभी पार्टियां जातियों के बहाने अपने वोटों की गोलबंदी करने में जुटी हैं। आनंद मोहन का बयान भी इसी ओर इशारा है। ऐसे में सवाल यह है कि सवर्ण वोटर जिनका रुख एनडीए की तरफ रहता है, वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे या इसमें सेंध भी लग सकती है। पटना से शिवम कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पहले देखिए अपने बयान पर सफाई दी, अब कह रहे हैं कि अपने बयान पर कायम है, लेकिन उनका ये बयान पॉलिटिकल हलचल के केंद्र में तो है ही। कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर रिएक्ट किया। कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन पांडे और आरजेडी से आपको सुनवाते हैं एजाज अहमद ने क्या कहा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार की जनता के द्वारा उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि हमारे वोट कहाँ गए, हमारे वोट के अधिकार कहाँ गए। तब उन सवालों से लोगों को भटकाने के लिए ये इस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय जनता दल का विश्वास है सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को एक साथ लेकर के उनको मान सम्मान देने, उनको आगे बढ़ाने का। और स्पष्ट रूप से हमारी सोच है कि इस तरह की भाषा बोलने वाले को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2020 के चुनाव में उनके पुत्र और उनकी पत्नी श्रीमती लवली आनंद चुनाव लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर, तो उस समय उनको ये बातें नहीं याद आई। आनंद मोहन सिंह जैसे जातिवादी नेताओं को ये समझना होगा कि बिहार की आबो हवा बदल चुकी है। अब यहाँ जातिवादी राजनीति करके कोई बिहार में राज नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कम से कम उन्हें अपने उन्मादी और जातिवादी सोचों को बिहार से दूर रखना चाहिए और बिहार में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने वाली है जहां बहुजनों को सम्मान मिलेगा। बिहार चुनाव के बाद आइए आपको जरा दिल्ली की तरफ लेकर आते हैं और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव नतीजों में एबीवीपी का दबदबा कायम है। बीते 5 सालों में 4 बार एबीवीपी के ही कैंडिडेट्स ने अध्यक्ष पद पर अपनी जगह बनाई और एक बार फिर 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन देखिए, छात्र संघ चुनाव की बात सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, कैसे ये नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देश के गृह मंत्री हों, देश के बाकी बड़े मंत्री हों, उन सब ने भी रिएक्ट करते हुए इसे राष्ट्रवादी सोच की जीत बताया है। ये एबीवीपी का जीत का जश्न है। आखिर 3 पदों पर उसे जीत मिली है।
डूसू के अध्यक्ष चुने गए आर्यन मान को अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी NSUI की जोशलील नंदिता चौधरी से दुगने से ज्यादा वोट मिले। एबीवीपी के कुणाल चौधरी सचिव बने और दीपिका झा सह सचिव बनी। इन चुनावों को एबीवीपी की क्लीन स्वीप में बदलने से रोका राहुल झांसला ने, जो NSUI के उम्मीदवार के तौर पर उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीता। जीत के ऐलान के फौरन बाद चारों विजेता एक साथ NDTV के कैमरे पर आ गए। सबने अपना एजेंडा बताया। सर से ये बात हुई कि साल भर हम डूसू अच्छे से चलाएंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसी अड़चनें ना रही कि जिससे हम अपना काम कर ना पाए, ना पूरा कर पाए। साथ मिलके काम करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये बात रही। वैसे इस चुनावों में NSUI ने गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के वोट चोरी के जुमले को यहाँ भी दोहराया गया। राहुल झांसला ने कहा कि अगर NSUI इस मामले में हाईकोर्ट जाना चाहेगी तो वो भी जाएंगे। दरअसल किसी बात की नहीं रहेगी। देखिए, स्टूडेंट्स ने हमें इलेक्ट किया है उनके लिए काम करने को। हम एक यूनियन है, चाहे संगठन अलग अलग हों जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूनियन हमारी एक ही है और अल्टीमेटली हमारा काम एक ही है कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, छात्र हित में हमें काम करना है। वैसे गुरुवार को हुई वोटिंग के दौरान कम से कम 2 कॉलेजों हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेज में मारपीट और झड़प के वीडियो भी सामने आए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, लेकिन इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय की सख्ती की वजह से चुनावों में सादगी दिखी। न दीवारें रंगी गईं, न बहुत पोस्टर लगे। एबीवीपी की जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट। रुक करते हैं अगली खबर का। NDTV ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। ये हलफनामा है जेल में बंद यासीन मलिक का। यासीन मलिक ने जेल में बंद हलफनामे में जो बातें लिखी हैं उसे लेकर आज दिन भर जबरदस्त चर्चा रही, बड़ी खबरें रही, क्योंकि आपको बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को लेकर ये बात लिखी गई हलफनामे में कि 19 साल पहले यासीन मलिक की मुलाकात हाफिज सईद से सरकार के कहने पर हुई और इस मुलाकात के लिए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे शुक्रिया कहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा आतंकी यासीन मलिक का यह हलफनामा विस्फोटक है। जेल में बंद जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। 85 पन्नों के इस हलफनामे में दावा किया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में साल 2006 में हुई यासीन मलिक की मुलाकात को लेकर यासीन को धन्यवाद दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसी यासीन मलिक ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2006 में हाफिज के साथ उसकी जो मीटिंग हुई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए शुरू की गई पहल के तहत हुई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के कहने पर आयोजित की गई थी। यासीन मलिक के हलफनामे के मुताबिक 2005 में कश्मीर में आए भूकंप के बाद उनकी पाकिस्तान यात्रा से पहले आईबी के तत्कालीन विशेष निदेशक वीके जोशी ने नई दिल्ली में यासीन से मुलाकात की थी। आरोप है कि जोशी ने यासीन से अनुरोध किया था कि वो पाकिस्तान में हाफिज सईद समेत दूसरे आतंकी आकाओं के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों का समर्थन करें। यासीन का दावा है कि उसे साफ तौर पर बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक आतंकवादी नेताओं को भी इसमें शामिल न किया जाए। यासीन का कहना है कि इसी अनुरोध पर अमल करते हुए वो पाकिस्तान में एक समारोह के दौरान हाफिज सईद से मिलने पर सहमत हुआ था। यासीन मलिक के हलफनामे का अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा संवेदनशील है, यानी वो घटनाक्रम जो यासीन के पाकिस्तान से लौटने के बाद का है। एनडीटीवी इंडिया ने हलफनामे में ये भी पढ़ा कि यासीन मलिक ये कहते हैं कि जब वो वापस आए और उनकी डीब्रीफिंग वीके जोशी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर ने की, उसके बाद उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनको मिलाया गया और मनमोहन सिंह ने उनका शुक्रिया किया और बोला, सराहना की
कि वो पाकिस्तान गए और हाफिज सईद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हाथ मिलाते हुए अपनी तस्वीर पर भी यासीन ने हलफनामे में दावा किया है। यासीन का कहना है कि जब मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला था तब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा था कि मैं आपको कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का जनक मानता हूं। यासीन मलिक पर जनवरी 1990 में कश्मीर के श्रीनगर में 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों की हत्या का आरोप है। आतंकवाद के लिए फंडिंग के अलावा उस पर देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का भी आरोप है। प्रश्न उठते हैं कि कैसे जो है कांग्रेस की सरकार उस वक्त आतंकवादी यासीन मलिक का जो है साथ दे रही थी और उसको पाकिस्तान में भेज रही थी। और बहुत बड़ा ये भी सवाल उठता है कि क्या आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिए। ये वही हाफिज सईद हैं जिन्होंने 26/11 का मुंबई में हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे। उसके बाद जो है हाफिज सईद हो, लश्कर तोयबा के या जैश ए मोहम्मद, उनने कई हमले पुलवामा से लेकर पहलगाम और भारतीय की संसद पर भी किए। यासीन मलिक के हलफनामे को लेकर अब सियासत गर्म में आपको दिखाते हैं बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से इस पर कैसे रिएक्ट किया गया। बताइए क्या मानसिकता है कि वोट बैंक नीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ ऐसा खिलवाड़ कि एक तो आप यासीन मलिक जैसे सेपरेटिस्ट आतंकी को अपना दूत बनाकर भेजते हैं, ऑफिशियली भेजते हैं, वो भी आतंकी से बातचीत करने के लिए भेजते हैं। आतंकी से बातचीत होती है क्या कि आतंकियों को मारना होता है और मौत के घाट उतारना होता है, और फिर वहां से लौटने के बाद सरकार उसको थैंक यू बोलती है और सामने मिलता क्या है? सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक्स। कौन उसकी बात पर भरोसा करेगा? वो अगर आतंकवादी नहीं है और भारत सरकार के खिलाफ कितना काम किया है तो फिर कौन आतंकवादी है? तब तो सबको क्लीन चिट मिल जाएगा अगर उनको मिले तो। अब तो सरकार बदली हुई है, नई सरकार क्या कह रही है उनके बारे में? जिनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई इस देश का एक भी आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे? कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो? कोई ये भी कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे? ये सारी बातें बेबुनियाद है। आज मनमोहन सिंह साहब तो है नहीं, अब कोई भी बात वक्तव्य कर दे और हमने उसको मान लेना, ये तो संभव नहीं होता है। तो देखिए, एक तरफ यासीन मलिक के हलफनामे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उनको थैंक यू तक कह देने की बात पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ओवरसीज मामलों को देखने वाले सैम पित्रोदा के एक बयान ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाकर उन्हें घर जैसा महसूस हुआ और उनके इस बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी ने उनकी इस सोच को, उनके इस बयान को राष्ट्र विरोधी तक करार दे दिया। आपको पहले सुनवाते हैं सैम पित्रोदा ने क्या कहा। Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me. They talk like me. They like my songs. They eat my food. Okay. So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority. और देखिए, सैम पित्रोदा जो भी बात कहते हैं, क्यों भारतीय राजनीति में हमारे देश के भीतर उसे लेकर चर्चा इस तरह से शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कांग्रेस के थिंक टैंक का अहम हिस्सा माने जाते हैं। खास तौर पर अगर राहुल गांधी की जो विदेश यात्राएं होती हैं, जब उनके फॉरेन विजिट्स होते हैं, जहां पर उनके कार्यक्रम होते हैं, उन्हें डिजाइन करने में भी सैम पित्रोदा का अहम रोल होता है। और यहाँ पर जब वो पाकिस्तान में होने को घर जैसी फीलिंग बता रहे हैं, घर जैसा अनुभव बता रहे हैं, तो बीजेपी ने उनके स्टेटमेंट को राष्ट्र विरोधी बयान कहा है। क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति ये कह सकता है
कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उसके लिए घर जैसा है, पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी निर्धारित करते हैं, जिनका रिश्ता गांधी वाड्रा परिवार से पिछले 30 सालों का है, मतलब वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं, और ये कहते हैं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है और सैम पिट्रोडा से ये कहलवा रहा है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। ये हमारे सैनिकों का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, और ये जो कथनी इन्होंने द्वारा कही गई है, अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो क्या है? चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार में चौथा मोर्चा को लेकर हो रही है बात। ब्रेक से पहले हमने बात की बिहार में चौथे मोर्चे की सुगबुगाहट क्यों लगी है, तो उसके लिए 4 तस्वीरें आपको देखनी होंगी। पहली तस्वीर जहां पे आप देख रहे हैं एनडीए आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर में महागठबंधन, तीसरी तस्वीर में प्रशांत किशोर का जनसुराज, और चौथी तस्वीर पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है चौथे मोर्चे की उसी सुगबुगाहट को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी जिसके केंद्र में है मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेता, क्या आपस में मिलकर इस चौथे मोर्चे को कोई मूर्त रूप दे पाएंगे, ये सवाल है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चौथे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। 3 मोर्चे पहले से सियासी टक्कर के लिए तैयार हैं और अब इस सियासी घमासान में चौथे मोर्चे की भी एंट्री हो सकती है। ये चौथा मोर्चा कोई और नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी AIMIM है। ओवैसी की नजर कुछ छोटे दलों पर है। 2020 में जैसे ओवैसी ने BSP और कुशवाहा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार फिर वैसी ही तैयारी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से जब हमारे संवाददाता शबनम ने इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मौजूदा वक्त में ये चाह रहा था कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, लेकिन ये नकली सेकुलर लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं लेकिन सेकुलर वोटों को बिखरने से रोकना नहीं चाहते हैं, वो उनका मामला है। हमारी कोशिश थर्ड फ्रंट बनाने की भी चल रही है। मुमकिन है कि इस महीने के आखिर तक ऐलान हो जाए। दरअसल AIMIM लगातार ये कोशिश करता रहा कि उसे महागठबंधन में जगह मिल जाए। लालू तेजस्वी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन बात बनती नहीं देख ओवैसी अब नई राह पर चलने को तैयार है। पिछले दिनों NDTV से बातचीत में ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें सिर्फ 6 सीटें दे दें। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरीके से लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो MLA भी हैं, वो 2 लेटर लालू प्रसाद यादव को लिखे, अब एक आखिरी लेटर लिखे हैं तेजस्वी यादव को। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हम 6 सीट लेने तैयार हैं, हमको अगर आप पावर में आते हैं तो हमको मिनिस्ट्री मत दीजिए, सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। अब इससे बढ़कर अख्तरुल ईमान और मजलिस क्या करेगी? अब मामला जब चौथे फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है तो इस पर कांग्रेस और RJD क्या कुछ कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा इस बात का पहले ही खंडन किया जा चुका है कि कोई भी आधिकारिक तौर पर सूचना इस गठबंधन के लिए बैरिस्टर साहब के तरफ से नहीं आई थी। और रही बात जहां तक कि चौथे फ्रंट का, तो वो बने, लोकतंत्र है, लेकिन सबको मालूम है कि ऐसे दल जो विकास की मुद्दों को दरकिनार कर कर केवल सांप्रदायिक बातें करते हैं, उन लोगों के साथ कहीं से भी इंडिया गठबंधन नहीं साथ खड़ी रहेगी। देखिए, AIMIM परसेप्शन की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सबको पता है कि ढोल बजा करके गठबंधन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए और अपने आप को स्थापित रखने के लिए AIM ने इस तरह की बातें की है। पटना से शिवम कुमार, NDTV इंडिया। और अब एक ऐसी खबर जो आपको वाकई हैरान कर देगी।
अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मानिए आप घर में हैं, दफ्तर में हैं और अचानक आकर कोई आपका सेलफोन आपसे ले ले, आपके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे, आपको आपका काम करने से रोककर उठाकर चलते बने, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये वाकई हुआ है। यूपी के इटावा से ये खबर है, जहां पर 4 वर्दीधारी अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को जबरदस्ती उठाकर ले गए। इटावा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय। आधी रात का वक्त जिस शख्स को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है वो इस जिला अस्पताल का डॉक्टर है। बीच में डॉक्टर राहुल बाबू। डॉक्टर साहब को तीनों ओर से पुलिस वालों ने घेर रखा है। एक पुलिसकर्मी बाईं ओर, एक पुलिस वाला दाईं ओर और तीसरा पुलिस वाला पीछे। आखिर इस डॉक्टर का गुनाह क्या है? जरा पीछे चलिए। वार्ड के अंदर सफेद शर्ट में डॉक्टर राहुल बाबू बैठे हैं। डॉक्टर राहुल के दोनों तरफ काली शर्ट में 2 और लोग हैं जो अस्पताल के ही कर्मचारी हैं। अंदर कुछ और लोग दिख रहे हैं जिनके हाथ में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। पीछे स्ट्रेचर पे एक मरीज भी दिख रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर इस पुलिस वाले की है। पुलिस वाला डॉक्टर राहुल बाबू से बात कर रहा है। पुलिस वाले के हाव भाव को देखकर लग रहा है कि वो डॉक्टर राहुल को समझाने में नाकाम हो रहा है और धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है। थोड़ी ही देर में काली शर्ट पहना आदमी वहां से उठकर चला जाता है। पुलिस वाला डॉक्टर राहुल को भी चलने का इशारा करता है। अब पुलिस वाला खुद जाने लगता है, फिर लौट कर आता है और डॉक्टर राहुल को फिर से चलने का इशारा करता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं डॉक्टर राहुल उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। इस बीच बाहर से एक हथियारबंद पुलिस वाला तेजी से अंदर दाखिल होता है। वो दरवाजे तक पहुंचता ही है कि अंदर से डॉक्टर राहुल निकलते हैं। अब देखिए अस्पताल को उसके हाल पर छोड़कर 3 पुलिस वाले डॉक्टर राहुल की घेरबंदी कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। आरोप है कि एसएसपी की मां के इलाज के नाम पर इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू को पुलिस वाले अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं। इटावा में डॉक्टर को जबरदस्ती अस्पताल से ले जाने की पूरी तस्वीर सामने आ गई। इटावा सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार समेत 4 पुलिस वालों पर डॉक्टर को जबरदस्ती लेकर जाने का आरोप लगा है। हमसे ये कहा था कि चलने के लिए मतलब कि आप किसी स्टाफ को भेज दें, वार्ड बॉय को भेज दो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को, तब तक वो होता था करने लगे। क्या आप हमसे बड़े हो गए क्या? एसपी साहब से बड़े हो क्या? जो घर जाके नहीं देखो। हमसे बताया गया एसपी साहब की वहाँ का बीपी मशीन ले चलो, बीपी लो है, बीपी की समस्या बताइए और दवाई ले चलो। नहीं, हमने कहा हम इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे पेशेंट बहुत थे, इमरजेंसी बहुत भीड़ लगी थी, हम किसी स्टाफ को भेज रहे, कोई स्टाफ फ्री हो जाएगा तो भेज रहे। वो सुनील कुमार ने बहुत गंदा बर्ताव किया, मोबाइल छीना और कह रहा था लोग हम बंद कर देंगे तुम्हें, तो हमसे बड़े तुम्हारी चर्चा हम करते हैं तो मुझे क्यों नहीं करो। हाँ, उसे सुनील कुमार ने धक्का भी मारे, उसने मोबाइल छीन लिया। इस घटना के विरोध में इटावा जिला अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टरों ने 2 घंटे तक काम ठप रखा। पीड़ित डॉक्टर ने अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है। तो ये बहुत ही इस टाइप की शिकायत प्राप्त हुई है, जो गंभीर अपराध है। इस मामले की जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो सख्त कराई जाएगी, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति और ऐसा अपमान करना किसी भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये इस देश के लिए कानून के अंतर्गत अपराध है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो भी कानून सम्मत होगी वो कार्रवाई करेगी। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर को जबरदस्ती ले जा रहे पुलिस वालों के पास जब खबर आई कि एसएसपी साहब की मां के लिए इलाज के लिए उनके आवास पर प्राइवेट डॉक्टर पहुंच गए, तब बीच चौराहे पर ही डॉक्टर राहुल को छोड़ दिया गया। एसएसपी साहब ने फोन करके डॉक्टर को सॉरी भी बोला, लेकिन सॉरी से इन सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? डॉक्टर को अस्पताल से उठाकर ले जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? पुलिस वालों को किसने हक दिया कि वो डॉक्टर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएं? तीसरा और सबसे अहम सवाल, जब कानून के रक्षक ही कानून को तोड़ने लगे तो इसकी शिकायत किससे की जाए? ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मैक्लोडगंज के पास एक हिस्से में लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से चर्च के पास का रास्ता बंद हो गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं।
लैंडस्लाइड की वजह से धर्मशाला से मैक्लोडगंज की सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। इस पूरे इलाके में मलबा और चट्टानें गिरने से ये रास्ता बंद भी हो गया। आपको घटनास्थल की ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाए जाने का काम जारी है। फिलहाल ये रास्ते बंद होने की वजह से टूरिस्ट वहां जो फंसे हैं, स्थानीय निवासी और व्यवसायियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के इस पूरे सीजन में पहाड़ी क्षेत्रों में हालात काफी बिगड़े हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखाई हो। और ऐसे वक्त में यहाँ पर जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि कैसे पहाड़ पर मानसून का ये वक्त कहर बनकर टूटा है। रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का मैक्लोडगंज इलाका जहां पर लैंडस्लाइड हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच वो हिस्सा जो बीते सालों में भेड़िए की आतंक की वजह से सुर्खियों के केंद्र में रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक बार फिर से वो आतंक लौट आया है, क्योंकि बीते 11 दिन में 20 हमले रिपोर्ट हुए हैं। हमने एक रिपोर्ट ग्राउंड से आपके लिए तैयार की है। बहराइच के कैसरगंज और महसी तहसील में महिलाएं डरी हुई हैं। गांव वालों के मुताबिक भेड़िए लौट आए हैं। बीते 20 दिनों में भेड़ियों के 11 हमले की बात सामने आई है। इनमें 2 बच्चियों की मौत हो गई है, कई घायल हो गए हैं। 3 बजे रात चिल्लानी की लड़की को ले गए। हमने उठे और देखा तो इसी जंगल में लेकर कूद गया। पीछे पीछे हम वहाँ तक दौड़े गए, हमको नहीं मिला। फिर सिवा भी ढूंढा है, तब पहले कपड़ा के मिले हैं, उसके बाद में खाली इतना मूड़ का टुकड़ा मिला है, वहाँ चबावा हुआ। लेकिन वन अधिकारी अभी तक हमलावर जानवरों की पहचान नहीं कर पाए हैं। लोगों को सावधान किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी गांव हैं, आसपास के जो सभी गांव हैं, उनमें लोग बच्चों को घरों में रखें, शाम को बाहर नहीं निकलें। इस बीच हमला करने वाले जानवर की पहचान के लिए ड्रोन से गांव के आसपास खेतों और जंगलों को खंगाला जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने वहां पर देखा कि कैसे गांव प्रधान और जो बाकी वहां पर लोग हैं वो एक दूसरे को आगाह करने के लिए, चाहे वहां पर लोगों को अवेयर करना हो या फिर ये जानकारी देना कि कहां किन किन एरिया में उनको सुरक्षित रहने की जरूरत है। आप सोचिए कि लोगों की इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है कि भेड़ियों का जो आतंक है, जिसमें उनका परिवार खतरे में है, उसे लेकर उन्हें रात भर जागना तक पड़ रहा है। बहराइच में अलग अलग गांवों में जिस तरह से जंगली जानवरों की दिक्कत है, उसको देखते हुए कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने की कवायद की है। कुछ ऐसा ही हुआ भौरी गांव में भी। मैं इस वक्त उसी भौरी गांव में मौजूद हूं और एक साइकिल वाला जो आते हुए दिखाई दे रहा है, इस साइकिल में एक स्पीकर लगा हुआ है और इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि लोग सावधान रहें, जंगली जानवरों का आतंक है, अंधेरा होने के बाद घरों से ना निकलें। इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है। इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा इसको जरा बंद करना, इसमें क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? इसमें भेड़िया जो आया है उसी के बारे में अनाउंस हो रहा है। लोगों को सावधान रखने के लिए। जी। कितनी बार घुमाते हो साइकिल? ये 3 बार। अच्छा, कब? एक सुबह, एक सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक, मतलब सुबह 2-3 घंटे घुमा देते हैं। फिर एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए NDTV।